आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग यहाँ होगा माला जब शानदार बेमिसाल अद्भुत का जब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो उसमें फिर से हम लोग वर्क एनर्जी पावर कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें वर्क वाला पूरा पार्ट अपना कंप्लीट हो गया था। एनर्जी अब हम लोग को देखना है। एनर्जी में भी हम लोग क्या देखेंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम लोग देख चुके थे। अब एनर्जी में हम लोग को देखना है केवल मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग के पास दो टाइप का एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल पढ़ लिया जाए, इट इज़ द एनर्जी पॉजिटिव बाई वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो पोटेंशियल कहने का मतलब जो उसका पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से जो या कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब उसका शेप साइज की वजह से, किसी भी बॉडी का उसके शेप साइज की वजह से या उसके पोजीशन की वजह से जो उसका पास एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, ये तो सिंपल उसका डेफिनेशन हो गया। अब इसको एक तरीके से और डिफाइन, इट कैन ओनली डिफाइन फॉर कंजर्वेटिव फील्ड और फोर्स। ठीक है, अब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसको हम लोग केवल किसके लिए डिफाइन करते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड के लिए या फिर फोर्स के लिए। कहने का मतलब क्या हो गया, अब देखो बता रहा है कहने का मतलब क्या है कि अब फोर्स इज कंजर्वेटिव कब होता है, कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स कब होता है, इफ वर्क डन बाई द फोर्स इज मूविंग बॉडी बिटवीन एनी टू पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। मतलब जिस रास्ते से हम किसी चीज़ को लेके जा रहे हैं, जैसे कहने का मतलब है कि मान लो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे लेके आए, लेकिन पाथ उसका ये है, इस पाथ से लेके आए, तो जो वर्क डन है अपने पास वही कह रहे हैं कि अब फोर्स इज कंजर्वेटिव। तो फोर्स कंजर्वेटिव कब रहेगा, जब वर्क डन बाय द फोर्स इन अ मूविंग बॉडी बिटवीन एनी टू पॉइंट, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में जो वर्क डन निकालना वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ रहे। कौन सा पाथ फॉलो करके जा रहा है उससे मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो हम बोलेंगे इस केस के लिए वर्क डन निकालना, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अगर हमको वर्क डन निकालना तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज ऑफ पोजीशन, यहाँ था यहाँ पहुँचा, तो डिस्प्लेसमेंट है चेंज ऑफ पोजीशन, और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स कब होता है, जब कभी भी हम लोग वर्क डन करेंगे तो जो वर्क डन है मूविंग बॉडी पे किसी भी दो पॉइंट में वो इंडिपेंडेंट रहेगा किससे, पाथ फॉलो, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। तो ऐसा भी होता है कई बार पाथ पे भी डिपेंड करता है, वो भी चीज़ देख लेंगे हम लोग। तो फिलहाल यहाँ एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्प्रिंग हो गया, ग्रेविटेशनल हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, सभी यहाँ पे क्या हो जाता है, कंजर्वेटिव फील्ड हो जाता है। कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे ये सब फिगर अपने पास, यहाँ था मास, उसको हम सीधा ऊपर लेके गए, तो सीधा ऊपर लेके गए मतलब एच हाइट पे ऊपर उसको लेके चले गए हम लोग। ठीक है, तो वर्क डन जो फर्स्ट केस में दिया जाएगा क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या, तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर लेके गए h, तो mg h हो गया। तो यहाँ पे s इज अ वर्टिकली अपवर्ड, थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री, तो वहाँ वर्क डन क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। यही उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हम वर्क करेंगे वही चीज़ उसके में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वही चीज़ अगर उसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है तो वर्क डन हमारा वही हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी वही हो जाएगा। दूसरे केस में क्या था, तो हम इसको सीढ़ी के जैसे लेके जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ रखा था, ये सीढ़ी जैसे जाता है ना, सीढ़ी इस तरीके से लेके जा रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और मतलब स्टार्टिंग से लास्ट पोजीशन देखा जाएगा। पोजीशन तो क्या पोजीशन में चेंज है, एच पोजीशन में चेंज आया है। तो अगर वर्क डन निकालना अपने को, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट में तोड़ दिया गया, तीन पार्ट में तोड़ दिया गया। एक ये है, मतलब ऐसे लेके गए, फिर दूसरा ये है अपने पास, तीसरा ये है अपने पास। ठीक है, तो तीन केस में वर्क डन निकालेंगे, एक एक करके देख लिया जाए। तो सबसे पहले क्या है, हियर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बोथ पाथ है, मतलब ऐसे करके लेके जा रहे हैं, तो ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों पाथ है अपने पास। सो नो वर्क डन अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ। तो इस तरफ कोई वर्क डन नहीं होगा। क्यों वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो जो हम ये वाला हिस्सा है अपने पास उसमें कोई वर्क डन नहीं, फिर ये लेके गए, फिर ये लेके गए, फिर ये लेके गए, फिर ये लेके गए, मतलब यहाँ कोई वर्क डन नहीं, यहाँ कोई वर्क डन नहीं, यहाँ कोई वर्क डन नहीं। तो जो टोटल वर्क डन आ रहा हो कहीं ना कहीं क्या आ रहा है, वर्टिकली आ रहा है। ठीक है, एंड टोटल वर्क डन इज स्मॉल अलॉन्ग वर्टिकल पाथ 1, 2 and 3 विच विल बी mgh। तो यहाँ हम उसको लेके गए, फोर्स कितना है mg, और कुछ हाइट यहाँ mg, कुछ हाइट यहाँ mg, कुछ हाइट, और टोटल हाइट देख लेंगे तो क्या है अपने पास h है। तो जो टोटल वर्क डन इस केस में भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, mgh आएगा। देखो वही बताना चाह रहे हैं कि हम सीधा लेके गए, डायरेक्ट हम सीधा लेके गए तो भी वर्क डन कितना है, सीधा लेके गए तो भी वर्क डन है mgh, सीढ़ी के जैसे लेके गए तो भी वर्क डन कितना है, mgh। ठीक, तीसरे केस में देखो इंक्लाइन प्लेन की तरह लेके जा रहे हैं, तो इंक्लाइन प्लेन पे लेके जा रहे हैं, देख लो ऐसे इंक्लाइन प्लेन था, इसको यहाँ पहुँचा है, एच हाइट पे पहुँचा है, लेके जा रहे हैं। तो रिजॉल्व करेंगे नीचे की तरफ mg रिजॉल्व करेंगे, mg cos थीटा, mg sin थीटा, नॉर्मल ये सब रिजॉल्व करना आता है। तो हम लोग को वर्क डन निकालना, तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट।
तो फोर्स कितना भाई इसके पास, तो mg sin थीटा, और h कितना डिस्प्लेस करे, h हाइट पे डिस्प्लेस करे, तो सीधा सीधा यहाँ पे देख लिया जाए थर्ड वाला कि mg sin थीटा और l लेंथ कहने का मतलब कितना उसको लेके गए थे, तो जैसे यही वाला पाथ था उसका, तो mg sin थीटा फोर्स था और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना था, l, ठीक है, mg हो गया। sin थीटा को रिप्लेस करेंगे तो लिखेंगे h/l इंटू एल, फिर इसको कट करेंगे तो यहाँ पे भी वर्क डन कितना आ जाएगा, mgh। तो कुल मिला के क्या हम लोग सीधा लेके आए तो भी वर्क डन कितना है, mgh, सीढ़ी के जैसा लेके गए तो भी वर्क डन है mgh, इंक्लाइन प्लेन पे लेके गए तो भी आया वर्क डन mgh। और जो चौथा केस है उस चौथे केस को भी देख लिया जाए। चौथे केस में रैंडम पाथ है, रैंडम मतलब जैसे पहाड़ जैसा है उस पहाड़ पे लेके जाना है अपने को, ऐसे पहाड़ जैसा पाथ उस पहाड़ पे लेके जाना है अपने को। तो यहाँ मास m था, इस मास को हम लोग टॉप पे m पे पहुँचाएँ, तो यहाँ वर्क डन कितना हुआ, तो सिंपल वर्क डन अगर निकालना है तो यहाँ जब कभी भी रफ सरफेस आ जाएगा तो हम अप्लाई करेंगे कैलकुलस मेथड, मतलब थोड़ा सा वर्क डन उसको करेंगे और टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। तो कैलकुलस मेथड के हिसाब से स्मॉल वर्क डन हो जाएगा FDS, F तो फोर्स लग रहा है तो फोर्स किसके अगेंस्ट है, mg कितना हाइट लगेगा, DS मतलब h, तो यहाँ पे वर्क डन कितना आ गया, mgh। तो अपने पास चार पाथ थे, एक सीधा लेके गए, एक सीढ़ी जैसा लेके गए, एक इंक्लाइन प्लेन पे लेके गए, एक ऐसे रफ सरफेस पे लेके गए। चारों केस में जो वर्क डन कितना आया, mgh आया। तो क्या चारों केस में जो हम फोर्स लगाए हैं वो पाथ पे डिपेंड किया है, पाथ पे डिपेंड नहीं किया है। तो जब पाथ पे डिपेंड नहीं किया है तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स या कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन निकालेंगे तो उसको किसके लिए देखेंगे, कंजर्वेटिव के लिए देखेंगे। तो यहाँ पे वही कह रहा था, ये जो पैराग्राफ लिखा था कि कंजर्वेटिव इट कैन ओनली बी डिफेंड, मतलब ये सारा जो डेफिनेशन है किसके लिए, कंजर्वेटिव के लिए। और कंजर्वेटिव क्या हो जाएगा कि जो भी हम लोग काम करेंगे वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देख लो ये चारों केस में पाथ पे डिपेंड नहीं किया, जो भी हम काम किए चारों केस में जो रिजल्ट आया mgh ही आया। तो ये सब जो है अपने पास क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे हम किससे डील किए थे, ग्रेविटेशनल से डील किए थे। तो ग्रेविटेशनल क्या हो गया यहाँ पे, ग्रेविटेशनल हो गया कंजर्वेटिव फील्ड, समझ आया। ऐसे मान लो अगर हमको स्प्रिंग दे देगा तो स्प्रिंग में भी ऐसे ही आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक बात करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो यहाँ तीनों का एग्जाम्पल लिखे, लेकिन ये जो हम लोग समझे वो किसके लिए समझे, ग्रेविटेशनल के लिए समझे। उम्मीद करते समझ आएगा। अब लोग हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा हियर द वर्क डन इज डज नॉट डिपेंड, वही नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड। हम जो बात बताए हैं कि सब में वर्क डन कितना है, mgh, तो इसलिए जो भी हम लोग पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है। अब क्या करना है अपने को, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, लेकिन किस मेथड से, कैलकुलस मेथड से। तो उसको भी देख लिया जाए क्या रिलेशन आता है कैलकुलस मेथड से। तो थोड़ा सा एक मिनट, तो अब हम लोग कंजर्वेटिव नेचर कैलकुलस मेथड से भी देख लें। तो कैलकुलस मेथड से क्या हो जाएगा, जैसे देखो जो भी हम लोग फोर्स लगा रहे हो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं। तो जो यहाँ पे फोर्स अपने पास क्या है, -mg, मतलब ये हम लोग ग्रेविटेशनल के लिए बात कर रहे हैं। स्प्रिंग के लिए भी हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए बात हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग ग्रेविटेशन के लिए बात करें। एफ जो हम लोग लगा रहे हैं कितना लगा रहे हैं, -mg, और जो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ रहा हो कितना रहा, mgh। अगर छोटा सा स्मॉल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल्स टू m जी और स्मॉल आई, ठीक है। ये हो जाएगा अपने पास छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी। ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। तो फर्स्ट और सेकंड से अगर लिखने जाएंगे तो मान लो सेकंड mg, यहाँ से mg का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, f इज इक्वल्स टू -mg की जगह पे लिख देंगे d/dh और v होगा। यहाँ से mg का वैल्यू क्या आ जाएगा, dv/dh, वही लिखे हैं और इसको 1 में रिप्लेस कर दिए, ठीक। इसके बाद क्या कर लेंगे, थोड़ा सा अरेंजमेंट, f dh माइनस ऑफ dv। उसके बाद इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करेंगे तो h को इंटीग्रेट करेंगे हाइट इनिशियल से हाइट फाइनल तक, और पोटेंशियल एनर्जी को करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल से पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तक। तो क्या आएगा अपने पास इंटीग्रेशन के बाद, तो इंटीग्रेशन के बाद f बाहर आ जाएगा, dh की जगह पे हम लोग dh लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही रहने तो fh dh हाइट इनिशियल हाइट फाइनल इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा अपने पास माइनस बाहर vf माइनस vi, ठीक है। एक मिनट, फिर इसको अरेंज कर लेंगे तो क्या मिलेगा, v इनिशियल माइनस v फाइनल। तो कुल मिला के जो बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि जो वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा, तो ये वर्क डन है कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा, फिर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हाइट हो गया। तो वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा वो क्या होता है, केवल डिपेंड करता है किस पे, इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी।
कुल मिला के अगर हम बोलना चाहें, जैसे ये वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन भी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पे। तो वर्क डन भी कहीं ना कहीं किस पे हो जाता है, तो एक तो हम लोग देखे थे वर्क एनर्जी थ्योरम जिसमें काइनेटिक एनर्जी आता है, ये हो गया अपने पास अब पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन। तो जब कभी भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स में बात कर लेंगे तो जो वर्क डन रहेगा कंजर्वेटिव फोर्स पे वो केवल किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब स्टार्टिंग में कहाँ था, बाद में कहाँ पहुँचा, किस रास्ते से पहुँचा, इससे मैटर नहीं है। तो जब कभी हम लोग कंजर्वेटिव के लिए बात करेंगे तो केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे वर्क डन डिपेंड करता है। अब 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, फिर चला जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि फॉर पाथ पी क्यू आर इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू, क्यू टू आर, मतलब पी टू क्यू मतलब ऐसे लेके आए हैं और क्यू टू आर ऐसे लेके आए हैं। तो जो टोटल वर्क डन है यहाँ पे 5 जूल का है और 2 जूल का, मतलब ऐसे 5 जूल ये 2 जूल। फाइंड द वर्क डन इन कैरिंग अ बॉडी फ्रॉम पी टू आर, पी टू आर ऐसे लेके आएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा। तो जैसे मान लो अलग अलग पाथ है, 1 2 3 पाथ है अपने पास, तो जब कभी भी हम लोग वर्क डन निकालेंगे, जो टोटल वर्क डन होता है अपने पास, टोटल वर्क डन वो कितना आ जाएगा, 0। मतलब अगर एक साइकिल बन रहा है तो उस केस में टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा। तो मान लो जैसे हम पी से क्यू लेके आए, फिर वर्क डन हुआ क्यू से आर, फिर वर्क डन हुआ आर से पी, ठीक है। और हमको निकालना है एक अलग वर्क डन, कौन सा, यहाँ पे आर से पी वाला निकालना है, पी टू आर आर टू पी, यही वाला वर्क डन है। एक इसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात करेंगे तो जो टोटल वर्क डन होता है क्या होता है, 0 के बराबर होता है। अब हम सबको सॉल्व कर लें, मतलब वैल्यू पुट कर लें। तो वर्क डन पी से क्यू दे रखा था 5 जूल, ये दे रखा था जो 2 जूल, और ये अपने को मालूम नहीं है। तो वर्क डन आर टू पी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 7 जूल। अगर वर्क डन आर टू पी 7 जूल है और हमको निकालना क्या है, पी टू आर, पी से आर मतलब पी से आर ऐसे लेके आना है, लेकिन हम लोग क्या निकालें, आर टू पी निकालें। तो अगर हमको वर्क डन उल्टा निकालना, मतलब आर से पी की जगह पे पी टू आर निकालना है, तो बस इस माइनस हटा देना है, क्योंकि रास्ता बदला है। जैसे जा ऐसे रहते अब ऐसे आना है, तो बस डायरेक्शन ही बदल रहा है ना। तो डायरेक्शन बदल रहा है तो डायरेक्शन फिजिक्स में किससे हम देते हैं, साइन से देते हैं। तो बस क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। साइन चेंज कर देंगे हम लोग, अपना आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वर्क डन 7 जूल निकल के आ जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर ले। अब अपने पास ये द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज इफ वर्क डन इज, तो ये MCQ क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं। वैसे तुम लोग को MCQ में आएगा। कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का वो इंक्रीज करेगा कब, वर्क डन कैसा हो, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो जब कभी भी हम लोग वर्क डन करेंगे अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम का इंक्रीज करेगा। जैसे अभी हम लोग देखो वर्क डन क्या आया था, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यही हम लोग देखे थे। अभी अपने पास आया था, ये तो आया था, ये वाला चीज़, वही चीज़ यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग। या वर्क डन अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्क डन ऑफ अ सिस्टम इंक्रीज, वर्क डन अगर हमको इंक्रीज करना है तो क्या होना चाहिए, जो सिस्टम बाय द वर्क डन इज बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स। जो जब कभी भी हम लोग वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स करेंगे तो जो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये MCQ वाला, MCQ में जब और भी ऑप्शन रहता है तो और पढ़ के उमिट उमिट करके समझ में अच्छे से आता है। वैसे हम डायरेक्ट आंसर लिख दें इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। तो A से B पे जाना है अपने को, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम A टू B फॉलोइंग 3 पाथ, एक पाथ ये है, 2 ये है, तीसरा ये है, अंडर ग्रेविटेशनल, देन रिलेशन बिटवीन 1 2, मतलब वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3, क्या रिलेशन होगा। तो अभी हम लोग देखे हैं जब कभी भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन करेंगे तो पाथ कुछ भी हो जाए, रिजल्ट सेम आना है। तो हम ऐसे लेके जाएं, चाहे ऐसे लेके जाएं, चाहे ऐसे लेके जाएं, तो वर्क डन जो पहला पाथ होगा वही वर्क डन दूसरा पाथ होगा, वही वर्क डन तीसरा पाथ होगा। तो इन तीनों में अगर रिलेशन बोला जाएगा तो वर्क डन बाई ऑल द 3 पैरामीटर विल बी इक्वल, या वर्क डन बाई द बॉडी इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड केस विल बी इक्वल। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग के पास कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं कि हम बॉडी को कैसे लेके जा रहे हैं। तो हम कैसे भी लेके जाए या फिर हम ऐसे लेके आए, कोई मतलब नहीं। तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों केस में वर्क डन सेम आ जाएगा अगर कंजर्वेटिव फोर्स है। तो यहाँ ग्रेविटेशनल मेंशन क्या हुआ है, तो ग्रेविटेशनल कंजर्वेटिव ही फोर्स है। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तीनों केस में। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। तो
तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, तो जब कभी भी हमारा वर्क डन अगर पाथ पे डिपेंड करने लगेगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स में क्या देखें, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बात कर लेंगे तो डिपेंडेंट ऑन पाथ रहेगा। तो जब कभी भी हमारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड करने लगेगा तो उस केस में यहाँ लिखा भी देखो, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग बॉडी ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो। अच्छा, ये दूसरे तरीके से लिखा है, इसको बता दे रहे हैं। या वैसे क्या हो गया, द फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे हम लोग ऊपर क्या पढ़े, ऊपर ये पढ़े कि जब कभी भी हम लोग का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क डन जब पाथ पे डिपेंड करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। उसका अपोजिट डेफिनेशन वहाँ पे एक चीज़ हम लोग देखे थे, एक क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उस क्वेश्चन में हम लोग ये देखे थे, ऐसा कुछ फिगर था, तो यहाँ से यहाँ ले आए थे, यहाँ से यहाँ ले आए थे, यहाँ से यहाँ ले आए थे, मतलब पी क्यू आर बोल रहे थे इसको। तो इस केस में पी क्यू आर मतलब टोटल वर्क डन कितना आ रहा था, जीरो, मतलब वर्क डन पी से क्यू, वर्क डन क्यू से आर और वर्क डन आर से पी, किसके बराबर था, जीरो। तो जब कभी भी हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात करेंगे तो एक साइकिल के लिए जो टोटल वर्क डन आता है किसके बराबर आता है, जीरो आता है। लेकिन अगर हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात करेंगे तो साइकिल के लिए वर्क डन कभी भी जीरो नहीं आएगा। वही बात यहाँ पे कहा है वो, इफ द वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग बॉडी ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज नॉन जीरो। तो जब कभी भी हम लोग क्लोज्ड पाथ में किसी बॉडी को मूव करेंगे और जो टोटल वर्क डन है नॉन जीरो आएगा तो उस केस में जो फोर्स अपने पास कौन सा है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स एग्जाम्पल है, ड्रैग फोर्स एग्जाम्पल है, विस्कस फोर्स एग्जाम्पल है, जो भी ऐसा फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वो सब एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का। जैसे फ्रिक्शनल रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, विस्कस पानी में लगता है, ड्रैग फोर्स हवा में लगता है। तो ये सब क्या है, कहीं ना कहीं मोशन को अपोज करने वाला फोर्स है। तो वैसे फोर्सेस को हम क्या बोल देते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, ठीक है। अब हम बात करें टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो अब बात करना अपने को टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का टाइप्स, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी टाइप्स होता है अलग अलग तरीके का, क्योंकि पोजीशन की वजह से एनर्जी होता है, इसलिए टाइप्स भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो बेसिकली 3 टाइप्स होता है पोटेंशियल एनर्जी का। कौन कौन सा, एक तो ग्रेविटेशनल की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर दूसरा एक हुआ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्प्रिंग में आ जाता है, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये चार्ज में आ जाता है, इंटरेक्शन ऑफ चार्ज। तो हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे कंजर्वेटिव फोर्स में, यही 3 एग्जाम्पल भी लेते हैं, ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो जब कभी भी हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोजीशन की वजह से इन्वायरमेंट में हो सकता है ग्रेविटेशनल, तो एक हो गया ग्रेविटेशनल। दूसरा हो सकता है स्प्रिंग की वजह से, मतलब स्प्रिंग को हम खींच कर रखें, उसका छोड़ देंगे, उसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, तो वो हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जो स्प्रिंग की वजह से होता है। तीसरा, अगर जब कभी भी चार्ज के बारे में बात करेंगे तो चार्जेस के पास जो एनर्जी होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये 3 टाइप का पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके बारे में बहुत नहीं जाना, बस टाइप्स हम लोग को डिस्कस करना था। अब हम लोग को बात करना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी भी हम लोग पढ़ लिए, पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ लिए, अब हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहने का क्या मतलब है कि जब कभी भी एनर्जी हम लोग बात करेंगे, मैकेनिकल मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक, कंजर्वेशन मतलब बचा हुआ रहेगा, कभी बर्बाद नहीं होगा, ये हम लोग को बात करना है कंजर्वेशन कहने का मतलब। और मैकेनिकल मतलब पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों लोग की बात करना है। तो यहाँ पे दोनों आ जाएगा। तो जैसे देखो, सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या वर्क इज इक्वल्स टू क्या था, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेम हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के लिए निकाल लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। कुल मिला के अगर बात करेंगे तो जो अपने पास रिजल्ट था, एक था वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक था वर्क डन नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट काम कर रहे थे, तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसी चीज़ को लिखा गया है इस तरीके से, क्या लिखा गया है तो वो बता दें हम, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको इक्वेशन 1 बोल दिए, और चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको इक्वेशन 2 बोल दिए। वही चीज़, यही चीज़ है यहाँ पे और ये चीज़ है यहाँ पे, लिखने का तरीका बस थोड़ा थोड़ा अलग है। तो अब दोनों केस में हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को ये दोनों एक साथ चाहिए, क्योंकि हम लोग को चाहिए मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल एक साथ चाहिए। तो एक साथ चाहिए मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी को ऐड कर दिए प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करिए, यहाँ हो जाएगा Fs प्लस माइनस ऑफ Fs। तो कुल मिला के क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। और 0 कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गया, एक तरह से कांस्टेंट आ गया। कांस्टेंट को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, ई से। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करने जाएंगे कि जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, तो ये तो टोटल ही है ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या बनता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है अपने पास, सिस्टम का क्या है, कंजर्व है। कब, या फोर्स इफ द फोर्सेज डूइंग वर्क इन द सिस्टम आर कंजर्वेटिव। तो ये याद रखना हमेशा कि
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगेगा, जब हम लोग के पास जो फोर्सेस है वो क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो। तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क डन अगर हम लोग निकालेंगे तो उस केस में जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रहेगा वो भी क्या रहेगा, कंजर्व रहने का क्या मतलब हो गया कि एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, मतलब लॉस नहीं होगा। जैसे मान लो क्या बोल रहे हैं हम, एक मिनट थोड़ा सा हम कहना है चार्ज, जैसे ये बोला है कांस्टेंट की जगह पे हम लिख देते हैं मान लो 15, ठीक है। अब 15 कैसे आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी को 10 ले लो, पोटेंशियल को 5 ले लो, या काइनेटिक को 5 ले लो, पोटेंशियल को 10 ले लो, 8 7 ले लो, ठीक है, 12 3 ले लो, कुछ भी हम ले रहे हैं ना। तो देखो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और इसको हम उल्टा भी तो कर सकते हैं, 3 और 12। तो यही हम कहने का मतलब है कि अगर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कह रहा है तो जो टोटल एनर्जी है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब एक टोटल एनर्जी कांस्टेंट है तो हो सकता है कि एक बढ़ेगा एक घटेगा, तभी तो उसको हम लोग कांस्टेंट रख पाएंगे ना। तो किसी केस में किसी पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, किसी पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगा, या उसका वाइस वर्सा हो जाएगा। अब ये कैसे काम करता है उसको हम लोग समझेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो इसको हम यहाँ से अच्छे से समझ पाएंगे जब कभी भी हम लोग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो इस केस से, इस वाले केस से हम लोग समझ जाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन, मतलब कुल मिला के कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का। तो एक बॉडी है अपने पास मास m का, उसको हम लोग हाइट की साइड से गिरा रहे हैं, इज फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम हाइट h, कैपिटल H से, अबव द ग्राउंड S1। तो जैसे मान लो ये है अपने पास सिस्टम, ये A पार्टिकल मतलब A पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, और किस साइड से गिरा रहे हैं, H हाइट से गिरा रहे हैं। हम B पोजीशन पे जब वो पहुंचेगा तब उसका क्या पोजीशन होगा, और C पोजीशन पे जब पहुंचेगा तब क्या, ये तीनों केस को हमको डिस्कस करना है। तो A पे था H हाइट पे, B पे है तो H, इसको हम बोल दे ज़मीन से स्मॉल h हाइट पे है तो ऊपर से कितना हो जाएगा h माइनस h पे, और C तो ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। ये 3 है। अब हमको तीनों पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, A B C तीनों पोजीशन पे। तो अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी एट A निकालने जाएंगे, A मतलब उसको हम ऊपर होल्ड करके रखे हैं। तो जब हम होल्ड करके रखे तो मोशन कर रहा है, मोशन नहीं कर रहा, तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है उसके पास केवल एक ही एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। और वो भी किसके बराबर है, mg कैपिटल H के बराबर। अगर हम B पोजीशन पे बात करने जाएंगे तो B पे वो मोशन भी कर रहा और पोजीशन भी, कहने का मतलब सबसे पहले वो यहाँ था ग्राउंड से, ठीक है। अब वो जैसे गिरा यहाँ पहुँचा, तो इस केस में मतलब B वाले केस में वो मोशन भी कर रहा नीचे की तरफ, और कुछ हाइट पे भी है। यहाँ तो केवल हाइट पे था, मोशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों एनर्जी होगा उसके पास, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों जाएगा। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, mg स्मॉल h, क्योंकि हम इसको स्मॉल h बोले हुए। और काइनेटिक कितना हो जाएगा, तो हाफ m, कितने वेलोसिटी से मूव कर, तो v मान लेते हैं, v स्क्वायर। अब जब ग्राउंड पे आ जाएगा तो क्या फिर से मोशन कर रहा है, तो ग्राउंड पे मोशन नहीं कर रहा है। लेकिन जब ग्राउंड पे आया है तो उसका पोजीशन क्या है, तो अगर हम यहाँ से पोजीशन लेना शुरू किया तो इस पर तो पोजीशन कुछ नहीं है, तो इस बार पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0। लेकिन यहाँ पर अगर हम कुछ बोले तो कि वेलोसिटी है, तो ग्राउंड पे आके भी तो उसका वेलोसिटी कुछ चेंज आएगा। तो यहाँ पे इस केस में उसका वेलोसिटी हम कुछ बोल देते हैं, और इसको बोल देते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो तीनों केस में हम लोग टोटल एनर्जी निकाले। टोटल कहने का मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल, या फिर इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो तीनों केस में मैकेनिकल एनर्जी निकाल दी। अब तीनों केस में मैकेनिकल एनर्जी जब निकाल दिए तो अब हमको थोड़ा सा रिप्लेसमेंट वाला खेल खेलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो किस पॉइंट के लिए, बी पोजीशन के लिए। तो क्या मिलेगा अपने को, वी स्क्वायर यूज़ करिए, क्या कर रहे हैं हम, वेलोसिटी निकाल रहे हैं कि बी पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना है। तो एट पॉइंट बी इनिशियल 0 था, एक्सेलरेशन ग्रेविटी हो जाएगा, और पोजीशन h माइनस एच। तो कुल मिला के जो अपने पास वी स्क्वायर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2g कैपिटल H माइनस एच। अब इस चीज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बी वाले में। तो यहाँ mgh था, हाफ था, m था, v की जगह पे क्या लिख देंगे, ये मतलब वी स्क्वायर की जगह पे 2g h माइनस एच, ठीक है। अब जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल किया जाए। तो सबसे पहले mg h हाफ m 2g h माइनस हाफ m 2g स्मॉल h, ये मिलेगा अपने को। फिर mgh, ये दोनों कैंसिल, तो mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल h, ये भी कैंसिल। तो ये कितना आ गया, mg कैपिटल H, ठीक है। तो बी केस में भी जो अपने पास मैकेनिकल एनर्जी आ गया, कितना आ गया, mgh। अब सिमिलरली पॉइंट सी के लिए निकालेंगे, पॉइंट सी के लिए वेलोसिटी निकालेंगे, तो ये आएगा अपने पास, उसको भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा क्या अपने को, ई सी इज इक्वल्स टू mgh, ठीक। तीनों केस में मतलब ए केस हो
चाहे बी केस हो, चाहे सी केस हो, जब पूरा सॉल्व किया गया तो अपने पास जो एनर्जी मिला वो सेम मिला, और वो किसके बराबर मिला, mgh के। तो यहाँ पे यही बात हो रहा है कि जो टोटल एनर्जी है, जैसे हम क्या किया, यहाँ पे वेलोसिटी को पुट किया और उसका एनर्जी फाइंड किया, टोटल एनर्जी फाइंड किया। पहले तो अलग था काइनेटिक पोटेंशियल, लेकिन हम पूरा सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट निकल गया वो क्या निकल गया है, mg कैपिटल है। तो ये आया अपने पास टोटल एनर्जी। तो यही बात हो रहा है यहाँ पे कि जो टोटल एनर्जी है बॉडी का, टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यूरिंग फ्री फॉल, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ फ्री फॉल करता, मतलब यहाँ था ए पोजीशन पे, बी पोजीशन पे, फिर ग्राउंड पे ऐसी पोजीशन पे, तीनों केस में टोटल एनर्जी अगर निकालेंगे तो टोटल किसके बराबर है, mgh, और वो क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो यहाँ क्या हो गया, जो टोटल एनर्जी अगर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गया, मतलब फिक्स हो गया एक तरह से ना, जो भी टोटल एनर्जी है वो फिक्स हो गया। तो यही बात हम लोग कर रहे थे कि मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यही चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। अब ग्राफ से इसको समझा जाए, ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ आएगा ये। देखो हो क्या रहा है कि एक तरफ है हमारे पास पोटेंशियल और एक तरफ है हाइट। जैसे ये हो गया mgh जो पोटेंशियल के बारे में बात करा, और ये अपने पास हाइट। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे, जैसे मान लो ओरिजिन हो गया ये, तो सबसे पहले उसके पास कुछ एनर्जी था, ठीक। सबसे पहले क्या था, mgh, जब h हाइट पे रखे थे तो कुछ एनर्जी था, लेकिन जैसे जैसे वो ग्राउंड पे आएगा उसका जो काइनेटिक एनर्जी है, हम लोग काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ बना रहे पहले। सबसे पहले ऊपर था, काइनेटिक एनर्जी कितना था उसके पास, 0 था। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जैसे 0 था और जैसे जैसे उसका हाइट में डिक्रीज करेंगे, ठीक। तो जैसे यहाँ था वो ऑब्जेक्ट और यहाँ ग्राउंड है, तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कैसे होगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इसलिए होगा क्योंकि भाई यहाँ पे उसका वेलोसिटी 0 था, लेकिन धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे जैसे हम लोग हाइट को इंक्रीज करेंगे, हाइट को डिक्रीज करेंगे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है हाइट का अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले उसके पास कुछ एनर्जी था, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करें। सबसे पहले उसके पास कितना था, 0, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, उसका एनर्जी बढ़ रहा है, बढ़ता बढ़ता कहाँ जाएगा, किसी पोजीशन पे जाएगा। ये हम मैक्सिमम उसका एनर्जी मान लेते हैं। तो मैक्सिमम एनर्जी किसी पोजीशन पे गया, तो ये क्या है, उसका काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले कितना था, 0, ठीक। ये हाइट है, हाइट वाला लाइन ये है, और ये है एनर्जी वाला, ये एनर्जी वाला लाइन, ये हाइट वाला लाइन। तो सब उसका काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी पूरे मोशन के दौरान कांस्टेंट है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, ये मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी का निकल रहा है mgh है, ये mgh है, ठीक है, ये वाला mgh है। तो ये तो कांस्टेंट है पूरे जर्नी में, लेकिन हम अलग अलग काइनेटिक और पोटेंशियल की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा था, पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये मिनट, तो यहाँ क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हुआ, इंक्रीज किया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो क्योंकि भाई हाइट में डिक्रीज हो रहा है, तो हाइट में डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। तो ये कुल मिला के अपने पास ग्राफ था किसके लिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो ये कांस्टेंट है, और उसी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों के लिए था। तो उम्मीद करते हैं जो भी आज हम लोग डिस्कस किए हैं सब समझ आया होगा। अब इसके बेस पे तुम लोग NCERT का ये सब क्वेश्चन 3 वाला, 4 वाला, 13 वाला, 18 वाला, 19 वाला, 20 वाला कर सकता है। तो एक बार ट्राई करना है NCERT का ये सब क्वेश्चन करने का, जरूर सॉल्व हो जाएगा। बाकी यहाँ पे नोट में कुछ लिखा, नोट वाले को भी देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहे कि जो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस ऑफ वर्क डन के बराबर होता है, रेफरेंस से ऊपर पॉजिटिव। अच्छा, तो ये तो हम ऊपर ही बात कहते हैं एक्सटेंशन एंड कंपेरिजन। तो ये एक्सटेंशन कंपेरिजन ये स्प्रिंग के लिए, जो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल बात कर लिए। अब हम लोग बात कर लेंगे स्प्रिंग के लिए, मतलब ग्रेविटेशनल के लिए बात कर लिए। अब हम लोग को बात करना है स्प्रिंग के लिए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं जो भी आज हम लोग पढ़े हैं, समझाए हैं, समझ आया होगा और अच्छा टॉपिक है। कुछ रिलेशन आया देखने को, कुछ क्वेश्चन भी किए हम लोग और कुछ नया भी सीखें। तो उम्मीद करते हैं जो भी है सब समझ आएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए राम राम।